नमस्ते, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे पूरा यकीन है कि आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, इसकी डिमांड बहुत बार आई है। बहुत सारे दोस्तों ने हमारे रिक्वेस्ट किया है कि इस वीडियो पर रिएक्शन किया जाए। तो वीडियो का टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियाज़ हिस्ट्री, ब्लो योर माइंड, एट अभिजीत चावड़ा, द रणवीर शो। तो रणवीर इलाहाबादिया के यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो है और बहुत लंबा है, 1 घंटे के ऊपर का वीडियो है। तो देखते हैं, अगर इस वीडियो ने मुझे पूरा मौका दिया जहाँ पे मैं आपसे खुलकर बातचीत कर पाया तो इसको 2 हिस्सों में करेंगे। और अगर ये भी उन वीडियो में से निकला जिसने मेरी बोलती बंद कर दी तो एक ही वीडियो में करेंगे। शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कौन सी क्रेज़ी स्टोरीज़ हैं इसमें जो मुझे नहीं पता है, और मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखा है। मैंने पहली बार रणवीर के चैनल पे एक्सेस किया है, तो आई एम ऑल सेट टू गेट सरप्राइजेस। तो शुरू करें, here we go। दोस्तों, कहते हैं कि हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया जाता है। हाँ जी, जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है। हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है। एग्री ब्रो। और इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत चावड़ा। ये एक साइंटिस्ट है जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री है। वो हिस्टोरियन भी माने जाते हैं। अगर इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे। जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए हैं, ये शायद उनमें से सबसे ज़्यादा लर्नड है, सबसे ज़्यादा वेल रेड है। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया है और सभी चीज़ों को एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखते हैं। ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए हैं। अच्छा, उन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर इलाहाबादिया और अभिजीत चावड़ा, द रणवीर शो हिंदी पर। एंजॉय। दोस्तों नमस्ते। जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत चावड़ा। ओके। मैंने शायद अभिजीत चावड़ा जी का एक वीडियो देखा है। वेरी ऑनेस्टली आई एम एडमिटिंग दिस, मैंने बहुत अच्छा किया है। मतलब जैसे ही भाई ने बोला ना कि साइंटिस्ट है, मैंने पेन उठा लिया। मुझे पता है इट्स गोइंग टू बी रोलर कोस्टर। दिस इज़ गोइंग टू बी 10 क्रेजी स्टोरीज विद क्रेजी नॉलेज फॉर श्योर। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया। अच्छा, कौन सा? वो फिजिक्स के बारे में था, इनके एस्ट्रोफिजिक्स, साथ? ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में था। पर ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। अभिजीत सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी। तो क्या हम वो एलियन वाला एपिसोड भी देखेंगे साथ में? इफ़ यू वांट टू वॉच दैट एपिसोड ऑल्सो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज आई नो दिस जेंटलमैन। मैंने इनका एक वीडियो पहले देखा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। द रणवीर शो में फिर से लौट कर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की। आई हैव दिस बुक। ये जो विमानों की बातें कर रहे हैं ना, ये वो बुक मेरे पास है, लेकिन संस्कृत में है। और मैंने उसके 52 पेजेस शायद पढ़े हैं, बट कुछ समझ में नहीं आता। लिमिटेशंस। डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। रावणा। मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा है इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो। सर का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज़ देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया। गेंगिस खान पर, हाँ, मैंने ये देखा है। मैंने ये देखा और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर, आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन। जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा है इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इन्फॉर्मेशन पीस? ओके, यू नो व्हाट आई लाइक अबाउट दिस कॉन्वर्जेसन सो फार, कि हालांकि अभी शुरू नहीं हुई है कुछ भी, नॉलेज के सागर में तो हम गोते लगाएंगे अब, लेकिन व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कॉन्वर्जेसन सो फार इज़ दैट रणबीर इज़ अ वेरी यंग गाय
and he's letting his child come out, completely. And even Abhijit Chavda sir is also like trying to cope up with his childness. And he's such a sweet boy, like he knows his place, and he's giving full respect to Abhijit sir. And and that respect, the way he's expressing through his gesture, is really beautiful. So I know that he's very nice person by his gestures, very intelligent also for sure, because this gentleman is very intelligent, and I don't think so he will waste his time anywhere else. So I'm looking forward to मुझे लग रहा है कि मैं बहुत वीडियो के दौरान शायद ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, तो मैं अपना कोटा पूरा कर रहा हूँ सिर्फ. आई एम सो सॉरी. लेट्स कंटिन्यू. क्या है, आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड सर. ओके. तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है. राइट. अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है 5,000 साल. कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे. ग्रीस था, रोम था, लोग बोलते हैं पर्शिया, ऐसा. चाइना, एटसेट्रा. ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3,000 साल पुराना है, पर्शिया 3,000 साल पुराना है, रोम 2,500 साल पुराना है, चाइना 3-4,000 साल पुराना है, ये सुना है इजिप्ट 5,000 साल पुराना है. ओके. इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है, तो इसके लिए हमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स. तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है, उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में है. तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स. तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनेजेस है, मेल, दो टाइप के लीनेज होते हैं, मेल और फीमेल. ओके. तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनेज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है. मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है, मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनिएज होता है? क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है. अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम. ये फादर टू सन पास होता है. तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है. और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए. वो मदर टू डॉटर पास होता है. तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज देख सकते हैं. और वो म्यूटेट होता है. हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है. मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड, अगर आप अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है. हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है. और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं. 23 पार्ट्स होते हैं. 23. ओके. ठीक है. और मान लो जो मेल डीएनए होता है, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया है और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो चुका है, एक एग फर्टिलाइज हो चुका है. फर्टिलाइज हुआ है, यस. तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा. स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है. ओके. अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अगर XY होता है तो मेल होगा, ऑफस्प्रिंग वो फीमेल होगा. ये दो चीजों में से एक चीज हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या XY हो सकता है. हाँ. अभी जो XY है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में XY हुआ तो आप एक आदमी बन जाओगे, और XX पुरुष बन जाओगे. और अगर XX हुआ तो आप औरत बन जाओगे. यस. पर वो जो XY है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे. और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है. मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, आपके पिताजी, आपके दादा, आपके परदादा, हाँ, वो डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स. हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस हैं. और फीमेल साइड का क्या, मतलब फीमेल साइड में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है. अच्छा. तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर. ओके. तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए. ओके. इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं. हाँ, यस. यही लॉजिक है कि आप, अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो आपने कहा कश्यप. हाँ. मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है. बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है. हाँ, कि गोत्र वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है. ओके. तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे,
ये कोइंसिडेंस है या एक्चुअली जो गोत्र का सिस्टम है होता तो नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द साइंस इन रिलीजन. हाँ Am I right? यस Okay. इट इज अ पैट्रिलिनियल लीनियज गोत्र. Okay. Okay. लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनेजेस भी होते भी हैं. होता है. Okay. Yes. Now sir, I'll let you continue. ठीक है. सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक लीनियज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप एफ. Okay. ये पैट्रिलिनियल लीनियज है. उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली. मतलब तब स्टार्ट हुआ था. यस. एंड Haplogroup दिस F. लीनियज, ये जो लीनियज है हैप्लोग्रुप एफ, ये पूरे दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनियज है. Okay. सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स. तो अच्छा. अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनियज ये हैप्लोग्रुप एफ है. मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ. और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है. सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो. Wow. और अगर आप मेट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो हैप्लोग्रुप्स है एम और एन. ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो. एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स हैं. सर हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं. हाँ और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था. हाँ पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है. आई फील कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है, जहाँ अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे. हाँ. बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ. ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से अफ्रीका आए से हैं. है. राइट. सो क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन. यमन के आसपास वो हुआ था. अब ये जो कुछ हजार लोग के आसपास थे ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया. सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे. सो आउट ऑफ अफ्रीका थियरी इनकरेक्ट नहीं है. बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनटू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ. मतलब मनुष्य मानव जाति माना जाती. का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफ़ी देर तक था, वहाँ से एक्सप्लोड होके हाँ. जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया. क्रेजी. पर सर क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब वहाँ यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था. ये सच है. ओके. सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है. उसका नाम है भिर्रान्ना. अच्छा. उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 9. तो ये क्या हड़प्पा से भी पुराना है क्या? 9,500 ईयर्स ओल्ड. ओके. और ये सो कॉल्ड हड़प्पन ईरा का एक हिस्सा है. अच्छा. ठीक है. ओके. तो हड़प्पन जो उसी रीजन है वो ईरा का है. अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है. पाकिस्तान में भी इंडिया का ही हिस्सा था अंटिल 70 ईयर्स अगो. तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है. सो एटलीस्ट 9.5-10,000 ईयर्स पुराना है. और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैच्यूज को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल आज भी लेडीज मांग में सिंदूर लगाती है. अगर आप हड़प्पा में देखेंगे तो वहाँ पर स्टैच्यूज मिले हैं, फीमेल स्टैच्यूज जिनके मांग में सिंदूर है. ओके. आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है. तब भी अब भी वहाँ पे भी 5,000 साल पहले होती थी. तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं. और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की है. हज़ारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए. तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10-15-20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट. और वो हमें पता भी नहीं है अभी. हमें पता भी नहीं है अभी होगा या नहीं होगा. हाँ. क्रेजी. आई विल लेट यू मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 2 सर. तो अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन ईरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो हज़ारों छोटे. एक मिनट, आर वी कवरिंग द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड हियर, बिकॉज ही स्टार्टेड फ्रॉम द क्रोमोसोम्स
देन दी फर्स्ट सिविलाइजेशन, अब उसके बाद मॉडर्न सिविलाइजेशन में जाएंगे। सिटीज़ थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन था। देश था एक, देश, यस, देश पूरा, देश, हाँ पूरा अर्बन था। मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज थे, ग्रिड सिस्टम के अनुसार। शहर, आज इंडिया के बड़े बड़े सिटीज आप देखेंगे कंप्लीटली अनप्लान्ड है। हाँ, हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है। ये ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ। ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज़ है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया है। एनीवे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से। और उस टाइम के जो सिटीज़ और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था, हाँ, वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था। राइट, और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े वर्क्स थे उसमें। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5-6 हज़ार साल पहले। कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसा? सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज्ड एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विद अलग अलग जगहों से। और माइनिंग में जो अगर टिन नाम का एक मेटल है, वो सेंट्रल एशिया से लाते थे, हमारे ही लोग। तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग अलग जगहों से। बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है। तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है, तो हर देश से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सबको वहाँ पे अच्छा लाइफ चाहिए। तो वैसे उस टाइम पर 5,000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे। दुनिया का अमेरिका था उस टाइम पर। यस, मतलब डेवलप था वो एरिया। मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए थे बहुत ही ज़्यादा। तो जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था? चाइना में क्या हो रहा था? मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था? अफ्रीका में क्या हो रहा था? यूरोप में क्या हो रहा था? 5,000 साल पहले जब ये हड़प्पन ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था। अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था। यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे। इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम पे। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। तो ये बात है। और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है? वेद। तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद। अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा टेक्स्ट बुक्स में कि ये कुछ 3,000 साल पुराना होगा ऋग्वेद। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है, सरस्वती। उसके बहुत बहुत रेफरेंसेस है और ये बहुत बड़ी नदी के रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। जैसे आज गंगा माँ की बात होती है वैसे ही सरस्वती। हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती। ओके, अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2,500 साल पहले, 3,500 साल पहले सूख गई। ओके, कहाँ थी सरस्वती नदी? पंजाब, हरियाणा, हिमालय से निकलती थी। और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात, इसमें से फ्लो होती थी। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो अब सूख गई है, लेकिन अगर आप वहाँ पे अभी भी, मतलब इफ़ यू डिग दी अर्थ ना, तो अंदर से पानी निकलता है। ये है सरस्वती नदी में, ऐसा कहते हैं। तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा, एनॉर्मस नदी थी ये। तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाली नदी, लाउडली रोरिंग, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद एक उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अमेजिंग मैन यार, साइंटिस्ट हैं भाई, हिस्ट्री जानते हैं, सर की बात कर रहा हूँ, और इन वेद भी पढ़े हुए हैं इन्होंने। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफ़ी स्टडीज हुआ है सरस्वती के बारे में। तो उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। सो द लास्ट टाइम सरस्वती एक बड़ी नदी थी वो 8,000 साल पहले की बात है। तो क्लियरली ऋग्वेद अप्रोक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3,000 ईयर्स अगो। इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता है। सर अभी ये जो 5,000 साल पहले, 8,000 साल पहले की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि ओके, ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है
अच्छा, हमारे किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना वही है, ना, वही but उससे ज्यादा पुराना बहुत बहुत, यस डेफिनेटली होगा ये। हमारी जो ये प्रॉब्लम क्या थी जो ये बात कर रहे हैं 2500-2000 साल पुरानी, प्रॉब्लम ये थी कि जो गोरे आए ना हिंदुस्तान में, ब्रिटिशर्स आए, तो उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि कोई भी सिविलाइजेशंस उनसे पहले थी या उनसे आगे थी। दे ऑलवेज हैड दिस सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स विद देम, है ना। तो ये गोरों के अंदर जो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स थी, इसकी वजह से उन्होंने कभी भी किसी दूसरे, इसीलिए उन्होंने दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी गए वहाँ के कल्चर को, वहाँ की संस्कृति को, वहाँ की हिस्ट्री को उन्होंने डिस्टॉर्ट किया। और उनसे पहले जो है मुगल्स तो थे ही। किताबें हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कम्प्लीटली ऑब्सोलीट है, कम्प्लीटली आउटडेटेड है, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ऋग्वेदा, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, फाउंडेशनल लिटरेचर है। करेक्ट। ये वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। वैदिक संस्कृत में क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट। और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब एंटिक्विटी मतलब कि मैच्योर, कितना पुराना, पुराना, मैच्योर, कॉम्प्लेक्स, रिच, वो भी नहीं, एज इन टर्म्स ऑफ एज मैच्योर भी होता है। सो दुनिया में कोई भी लैंग्वेज, इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, कुछ 3-4 हज़ार साल से पुरानी नहीं है कोई भी। बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6-7-8,000 ईयर्स पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। क्रेजी, हाँ। मिनिमम कह रहे हैं ना, ये मिनिमम कह रहे हैं। आई रिमेंबर कुछ साल पहले, आपको भी पता ही होगा ना, द्वारका सिटी, जब समुद्र की तलहटी में द्वारका सिटी की खोज हुई थी कि एक संकन सिटी है वहाँ पर, तो कुछ साइंटिस्टों ने उसको बोला था कि 5-6 हज़ार साल पुरानी होगी, और कुछ ने बोला था कि 10-12 हज़ार साल पुरानी होगी। बट रिसर्च में एक आकलन ये भी कि ये कम से कम 40,000 से ज़्यादा, 40,000 साल पुरानी है। एक उनका इंटरप्रिटेशन ये भी है। तो वो द्वारका की बात हो रही है जो 40,000 साल पुरानी कहते हैं ये लोग ऑलमोस्ट। और ये लोग जो है कृष्ण की हिस्ट्री अगर देखा जाए तो उसको ये लोग 5,000 साल पुरानी बताते हैं, है ना। मतलब हम जो हमारा मॉडर्न एरा है, हम 5,000 साल पुराना बताते हैं। तो मतलब बड़ा मुश्किल है। इवन जो हमारा मॉडर्न साइंस है वो भी इन चीज़ों की गहराई तक नहीं पहुंच सका है अभी तक। मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख ली तो एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ। क्योंकि ये बहुत मुश्किल बात है जो ये बोल रहा है रणवीर, विद ऑल रिस्पेक्ट, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मैं संस्कृत पढ़ना जानता हूँ, लिख भी लेता हूँ, मेरे पास बहुत सारी किताबें भी हैं, लेकिन जो ये वैदिक संस्कृत की बात कर रहे हैं, आप तब तक उस चीज़ को नहीं समझ सकते जब तक कि आप उसकी, और किसी भी भाषा में एक्सपर्ट होने के लिए उसके लिए उस किस्म की सराउंडिंग होनी बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस भाषा में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, है ना। अगर आपकी भाषा बोलचाल की भाषा नहीं है तो आप उसमें उत्तीर्ण नहीं रह सकते। यू कैन नॉट, you won't be able to get that expertise in language, that's what I mean. तो इवन जो आजकल, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मंत्रोच्चारण करते हैं, तो मंत्र को ही तो बात छोड़ देते हैं, श्लोक वगैरह भी, हर चीज़ का उनका अपना एक इंटरप्रिटेशन होता है बेस्ड ऑन देयर एजुकेशन एंड देयर नॉलेज। तो संस्कृत बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। मैंने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड तक मैंने संस्कृत, मेरे पास एक एडिशनल सब्जेक्ट था, और मुझे पढ़ना आता है। इनफैक्ट मेरे पास बहुत सारी किताबें भी हैं जो संस्कृत में, जैसे मैंने वो बोला, वो प्लेन वाली किताब है ना, वायुयान वाली, वो भी संस्कृत में है मेरे पास। बट व्हेन यू रीड दैट बुक, मतलब बहुत मुश्किल लैंग्वेज है उसकी यार। और आजकल के जो मॉडर्न पंडित हैं वो भी उसको एग्जैक्टली उस वे में ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स, कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। पर अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिल जाता है। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल्स है जो अभी तक अनलॉक्ड है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफ़ेद जादू की बातें होती है, शायद वो भी सीक्रेट्स उन किताबों में छिपी हुई है, क्या हो सकता है। सर, पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ, तब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था? मतलब साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन
फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था। उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था, लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक। हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में। I wanted to thank you so much, Abhijit sir, for saying this. और आई थिंक बहुत सारे अच्छे लोग हैं यार अभी भी जो इस किस्म से आवाज़ उठा रहे हैं, भले ही आपस में बात कर रहे हैं, पर इनका मोटो तो यही है ना कि ये बात हम तक पहुँचे। सिर्फ शिक्षा की बात नहीं हो रही है, रिसर्च की भी बात हो रही है, आर्कियोलॉजी की बात भी हो रही है यहाँ पे। आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने अर्बन सेंटर्स थे। बंगाल तक भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल्स है अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी हड़प्पन ही सिटी था, वो कुछ 8000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये मिथ है, ठीक है, तो हमें एविडेंस क्यों मिल रहा है? Right. अब महाभारत में एक एपिसोड है, एक इंसिडेंट है। अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया। ये अर्जुन ने अपने आंखों से देखा और ये महाभारत में रिकॉर्डेड है। तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन, उसी जगह पे, नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका? तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ। तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? सही है। दूसरी बात है, रामायण में क्या कहा गया है कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। आज मिला है वो ब्रिज, वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो मैन मेड स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैन मेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना बड़ा मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अभी हम अगर ढूंढेंगे तो और भी प्रूफ मिलेंगे हमें। और दूसरी बात ये है महाभारत और रामायण के टेक्स्ट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये युद्ध हुआ तब स्काई इस तरह था, ये प्लैनेट इस कंस्टलेशन में था, एट्सेट्रा। अब आप फिक्टिशियस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बना नहीं सकते, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत प्रिसाइज पाथ्स होते हैं। सो क्लियरली ये सब जो डेटा है, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है रामायण में और महाभारत में, ये क्लियरली जेन्युइन ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये फिक्टिशियस डेटा नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें कि हमें एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए और इसको एनालाइज कीजिए। आज सॉफ्टवेयर्स भी पॉसिबल सब मिलते हैं जिससे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रिसाइज डेट्स मिल जाएंगे। किसी को करना चाहिए, वी नीड फंडिंग फॉर दैट। हाँ, वो गवर्नमेंट से फंडिंग शायद नहीं मिल रही है आर्कियोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए, इन सब रिसर्च के लिए नहीं मिल रही है, लेकिन इट इज़ 100% रियल। महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ भी मिला है द्वारका का और राम सेतु का, और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है बुक्स टेक्स्ट के अंदर, उससे एग्जैक्ट डेट्स मिल सकते हैं। और मतलब अगर हम मोहनजोदारो हड़प्पा की बात कर रहे हैं, तो एक एक्सटेंशन स्टोरी भी उससे अटैच्ड है कि वहाँ आर्यन इन्वेजन हुई थी। चलो पॉइंट 3 सर, कुछ आर्यन इन्वेजन के बारे में बता दें। हाँ, तो क्या कहा जाता है कि कुछ 3-3,500 साल पहले यूरोप से कुछ वाइट स्किन्ड लोग आए, आर्यंस, और इन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया। उस टाइम पे कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन द्रविडियन सिविलाइजेशन था, ठीक है। ये आर्यंस आए, उनको सबको उड़ा दिया, मार दिया सबको, उन सबको साउथ इंडिया जाने को फोर्स किया और ये लोग बाकी नॉर्थ इंडिया में बस गए। तो इसके लिए जो नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस है, संस्कृत लैंग्वेजेस, हाँ, संस्कृत एक आर्यन चीज़ है, कहा ये थियरी में कहा जाता है कि संस्कृत इज एन आर्यन लैंग्वेज, हिंदुइज्म इज आर्यन रिलीजन। और ये भी कहा जाता है कि आर्यन कहाँ से है, यूरोप के बाहर, जो सेंट्रल यूरोप का हिस्सा, ईस्टर्न यूरोप, यूक्रेन के आसपास की बात की जाती है इसके, कि वहाँ से आए थे। हाँ, पर एक्चुअली आजकल की थियरीज कहते हैं कि नहीं, हम वहाँ गए। एग्जैक्टली। आप एक्सटेंड कर दोगे? अभी देखिए क्या है कि मैं अभी हैप्लोग्रुप्स की बात की थी, जेनेटिक लीनिएजेस, वंश के बारे में। तो एक स्पेसिफिक मेल वंश है जिसको बोला जाता है R1A1A। ये बहुत एक स्पेसिफिक मार्कर है, जेनेटिक मार्कर, और ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है
जिसकी शुरुआत कुछ 17, 18, 20 हज़ार साल पहले, सॉरी। तो इसका ओरिजिन इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पर्टिकुलर वंश की। लेकिन इसका कंसंट्रेशन इंडिया में है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है और यूरोप में है। और इसका ओरिजिन इंडिया में है। अब लोग इसको डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन अभी और रिसर्च हो रहा है और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बहुत जल्दी। सो क्लियरली जेनेटिक एविडेंस है कि इंडिया से निकला है ये, और लिंग्विस्टिक एविडेंस है कि जो सबसे पुरानी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है वो संस्कृत है। जो सबसे पुरानी लैंग्वेज है वहीं से सब कुछ निकला होगा। सो बहुत, और अगर ये आर्यन इन्वेजन की बात करते हैं कि ये लोग आए और इन्वेड किया, सबको हरा दिया, तो भाई कुछ दिखाओ उसका एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ये कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कहाँ पे युद्ध हुआ था, कौन सा सिटी डिस्ट्रॉय किया, किधर इतनी सारी लाशें मिली, एक भी एविडेंस नहीं है इन्वेजन का। तो फिर इन्होंने स्टोरी को चेंज किया कि इन्वेजन नहीं था, माइग्रेशन था। तो माइग्रेशन का भी कुछ एविडेंस नहीं है। अगर माइग्रेशन भी होता है तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में आपको कल्चरल चेंज दिखेगा, अलग काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, अलग अलग चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 10,000 साल से सेम कल्चरल कंटिन्यूटी है आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में। सो इन्वेजन का भी जीरो एविडेंस है, माइग्रेशन का भी जीरो एविडेंस है। और अगर जेनेटिकली आज हम एक दूसरे को एनालाइज करेंगे तो नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, सब में लोगों का सेम जेनेटिक्स है। स्किन कलर साउथ में थोड़ा डार्कर है क्योंकि इट इज़ नियर द इक्वेटर और हम हज़ारों साल से रह रहे हैं। लेकिन जेनेटिकली हम सब सेम है, कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ही नहीं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। देख लो जो लोग लड़ते हैं, भाई हम सब सेम हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। कश्मीर में लोग की काफ़ी पेल स्किन है, तमिलनाडु में मोस्टली लोगों की डार्क स्किन है, Yes. लेकिन जेनेटिकली फिर भी लोग सेम है। अफगानिस्तान के पश्तून लोग भी हमारे जैसे ही है जेनेटिकली, अच्छा, और गुजरात के लोग और बंगाल के लोग भी सेम है जेनेटिकली। तो जेनेटिकली देयर इज नो एविडेंस ऑफ एनी इन्वेजन ऑफ एनी काइंड, वरना आपको जेनेटिक डिफरेंट मिलेगा। सो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे, जेनेटिकली देखेंगे, आर्कियोलॉजिकली देखेंगे, लिंग्विस्टिकली देखेंगे, जीरो एविडेंस ऑफ इन्वेजन और माइग्रेशन। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ एविडेंस कि हम इंडिया से बाहर गए थे यूरोप में, अच्छा, क्रोनोलॉजिकली। ओके। तो बेसिकली जो वो फिलॉसफी है पुरानी वाली कि आर्यंस जो है यूरोप साइड से, जर्मनी साइड से, यूक्रेन साइड से आए थे इंडिया में, वो पूरी तरीके से सही नहीं है। मतलब एक कम्युनिटी जो है अफ्रीका से निकल के इंडिया की तरफ आई, इंडिया में बहुत उसने थ्राइव किया, फिर वो इंडिया से निकल के सब जगह फैली है। मतलब जो आर्यन है वो भी इंडिया से उस तरफ गए हैं और फिर वहीं से शायद वापस भी आया एक समूह, ऐसा कुछ है क्या? तो ये बात है, लेकिन ये पॉपुलर थियरी नहीं है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस है दे वांट टू पुश द आर्यन। हाँ, एग्जैक्टली, दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑन एवरीथिंग, लाइक इवन इन हिस्ट्री आल्सो। ट्राई कर रहे हैं। तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी हाल ही में। बेसिकली अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ जूस को प्रोसिक्यूट किया गया। हाँ, कहा गया कि नहीं, जूस Yes, बुरे हैं और yes, उन्हें कॉन्सेंट्रेशन yes, कैंप्स में yes, डाला गया yes, और उन्हें yes, वहाँ yes. मारा गया, उन्हें हाँ. मैनुअल लेबर करवाया गया। जूस के साथ साथ एक और छोटा सा माइनॉरिटी ग्रुप है जिसका नाम है रोमानी। रोमानी। और रोमानी की प्रोसिक्यूशन यूरोप में बहुत सालों से हो रही है। आज भी रोमानी लोग पाए जाते हैं। आई थिंक बिल्कुल। वो कौन है, वो माइकल बैटमैन केन, बिगिंस या माइकल केन, वो एक्टर ना, great बहुत actor. फेमस एक्टर है। चार्ली चैपलिन रोमानी था। चार्ली चैपलिन रोमानी। चार्ली चैपलिन रोमानी था, ही वाज नॉट जर्मन। ओके गाइज, बेसिकली रोमानी जो है ना, वो थोड़ी बहुत जो मुझे जानकारी है वो नोमैड कम्युनिटी से आते हैं, मतलब खाना बदोश कम्युनिटी से आते हैं वो लोग। और ये जो खाना बदोश कम्युनिटी है, बेसिकली इनका जो ओरिजिन है हज़ारों साल पहले का, वो राजस्थान से है। वो राजस्थान के जो कई सारे जिप्सी वगैरह जो थे वो हज़ारों साल पहले चले गए थे बाहर, या उनको लेके जाया गया था मजदूरी करने के लिए, लेबर वर्क के लिए, उस टाइम के जो रूलर्स थे उनके द्वारा। तो वो बेसिकली ये जो नोमैड कम्युनिटी है, नोमैडियंस जो हैं, अगर चार्ली चैपलिन रोमानी है मतलब तो वो हिज ओरिजिन इज़ ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। मैन, आई एम हैप्पी टू नो दैट इज़ अ गॉड ऑफ एक्टिंग। पाब्लो पिकासो रोमानी था। बहुत लोग हैं जो रोमानी है, लेकिन ये जानते नहीं है। एल्विस प्रेस्ली रोमानी था। नो वे। बहुत आज के मतलब कोई यूरोपियंस को अगर आप देखोगे ना, कोई वाइट पीपल, अमेरिकन को आप देखोगे, इंडियन दिखेंगे वो लोग। हाँ, थोड़े से इंडियन दिखते हैं। तो लोग कहते हैं कि एक्चुअली इनके ओरिजिन सिंध में है। ये लैटिनोज भी इंडियन जैसे दिखते हैं। ये आपको रोमानी के बारे में जैसे अगर आप रोमानी भाषा को सुनेंगे तो इट साउंड्स लाइक गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, वेस्टर्न।
That what I'm saying, because they actually this nomad people, their origin is Rajasthan. जितने भी पूरी दुनिया में आप जाएं, चाहे आप रशिया के नोमैड ले लें, यूरोप के ले लें, अमेरिका ले लें, जहाँ पे भी ये खाना बदोश कम्युनिटी है, जिप्सी कम्युनिटी है, नोमैड कम्युनिटी है, उनका ओरिजिन इंडिया है, ये मुझे पता है। इंडियन लैंग्वेज जैसी है। इसका ओरिजिन क्लियरली संस्कृत में है, ये तो सब हर कोई मानता है। अगर आप यूरोप का कल्चरल हिस्ट्री देखेंगे पिछले 1000 ईयर्स का, 1000 साल का, बहुत सारा रोमानी कंट्रीब्यूशन है। आपको मालूम है फ्लैमेंको डांस और म्यूजिक रोमानी है? फ्लैमेंको डांस मालूम है। स्पेन का जो सिग्नेचर कल्चर है ये रोमानी कल्चर, वो जो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हाँ वही चीज, सेन्योरिटा, हाँ दैट इज रोमानी म्यूजिक। हाँ, टर्की में एटलीस्ट 5% लोग रोमानी है। उनका डिस्टिंक्टिव आर्ट है, डिस्टिंक्टिव म्यूजिक है। यूरोप में हर देश में आपको रोमानी मिलेंगे, लेकिन यूरोप में बहुत परसिक्यूशन होता है रोमानी लोग का आज भी। लोग उन पर उनको मिसट्रीट करते हैं, उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको सेम राइट्स नहीं मिलते। बहुत सारे रोमानी लोग स्टेटलेस है, उनके पास पासपोर्ट्स नहीं है अपने देश के। क्यों ऐसा? ओके, ये लोग एक देश से दूसरे देश उनको माइग्रेट करना पड़ता है कंटिन्यूअसली, सो दे लिव नोमैडिक लाइफ। आज भी ये सिचुएशन है ईस्टर्न यूरोप में, रोमानिया में, हंगरी में, पोलैंड में और इटली में, स्पेन में, फ्रांस में, हर जगह। एरिक कांटोना नाम का एक फुटबॉलर था, ही इज रोमानी। वाओ। आंद्रिया पिर्लो इटली का, वो भी रोमा, ऑफ कोर्स। अरे भाई, फुटबॉल में आई वुड से यूरोप में 30-40% रोमानी है, लेकिन कोई बोलता नहीं बिकॉज दे विल बी परसिक्यूटेड। शिट, वाह। और उन खुद को, वो फैमिलीज को पता है कि हाँ हम रोमानी फैमिली। ऑफ कोर्स। आपको ये मालूम है कौन था ये टाइसन फ्यूरी? हाँ, वो भी बॉक्सर है। रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये कोई बोलता नहीं है, किसी ये इसके बारे में कोई बोलता नहीं है। चार्ली चैपलिन रोमानी था, लेकिन कोई बोला नहीं। शिट। पाब्लो पिकासो रोमानी था। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। तो रोमानी कंट्रीब्यूशन बहुत सिग्निफिकेंट है यूरोप में, लेकिन उनका परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा है आज भी। देयर इज नो ह्यूमन राइट्स फॉर रोमानीज एंड दीज आर। भाई साहब, चार्ली चैपलिन इंडियन ओरिजिन का था, ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो रोमानी लोग का ओरिजिन का ये थियरी है कि कुछ 1000 साल के आसपास इनको इंडिया से भगाया गया। अभी क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली, हाँ वो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1000 साल पहले इंडिया में टर्किक इन्वेजन्स हुए, ओके, ड्यूरिंग द अब्बासिद कैलिफेट और उस टाइम के आसपास। तो ये लोग इंडिया में आए। वो तो मतलब अरब वाला मामला नहीं है, मतलब अरब से पहले भी चला आ रहा है ये गुलामी का सीन। इंडिया का सर्वनाश कर दिया इन्होंने, और इंडिया के बहुत सारे लोगों को एज स्लेव्स लेके गए। अच्छा। और ये कहाँ से जाते थे? अफगानिस्तान के थ्रू। उस माउंटेन रेंज को आज हिंदू कुश बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू मर गए। वो लाल टोपी वाले से पता चला था। कुश मतलब डेथ। ओके, तो बहुत सारे हज़ारों लाखों इंडियन स्लेव्स को ये लोग लेके गए फॉर वेरियस रीजंस। विमेन को कुछ रीज़न के लिए लेके गए, बच्चों को कुछ रीज़न के लिए लेके गए, और आर्टिजन्स को लेके गए, म्यूजिशियंस, आर्टिजन्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, टू यूज एज स्लेव्स। अभी आई थिंक क्या हुआ था कि ये जो परफॉर्मेंस डांसर्स ये सब लोग थे, बहुत ज़्यादा इनको लेके गए, और फिर वहाँ उनको मालूम पड़ा कि इनको हम सस्टेन नहीं कर सकते हमारे देश में, क्योंकि इट्स टू मेनी ऑफ देम। तो उनको कहा कि आप निकलो यहाँ से, और आप इंडिया वापस नहीं जा सकते, आप वेस्ट जाओ। तो तब से ये लोग भटक गए। अरे यार, तो ये अप्रोक्सीमेटली 1000 ईयर्स पुरानी कहानी है, और ये मेरा थियरी नहीं है, ये इयन हैनकॉक का थियरी है। डॉक्टर इयन हैनकॉक, हु इज़ अ रोमानी स्कॉलर, उनका एक बुक है वी आर द रोमानी पीपल। इयन हैनकॉक। तो उसमें ये थियरी रोमानी स्कॉलर ने ही बनाया है, उन्होंने प्रपोज किया है। उनके कल्चर में क्या क्या होता है सर? मतलब उनका इंडियन कल्चर क्या? अब ये लोग जिस देश में रहते हैं उस देश का रिलीजन फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन कल्चर इसमें एम्बेडेड है। फॉर एग्जांपल, फ्रांस में एक रोमानी वर्जिन मैरी का स्टैचू है, उसको ये लोग बोलते हैं काली सारा। शी इज़ ब्लैक इन कलर, और साल में एक बार वो काली माता ओशन में डुबा के वापस लाते हैं। ये क्या है? ये काली पूजा ही हुई ना। सो ये लोग इन द गार्ब ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स अपना कल्चर कैसे भी करके प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जो कस्टम्स भी है वो भी वेरी सिमिलर टू इंडियन कस्टम्स है। बट ये सब बहुत लो प्रोफाइल चीज़ें हैं जिसके बारे में ये लोग बात नहीं करते, बिकॉज उनका बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ है। मतलब आजकल भी प्रोसिक्यूशन होता है उनका? बहुत ज़्यादा सताया जाता है? बहुत ज़्यादा। कैसे सर?
उनको मार्जिनलाइज किया जाता है, उनको फोर्सिबली एसिमिलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके बच्चे छीन लेते हैं और बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे और उनको फोर्स करेंगे कि वाइट लोग से मैरी करें, यूरोपियन से मैरी करें, ताकि उनका असिमिलेशन हो जाए सोसाइटी में। उनको जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन से वो करने से मना करते हैं, उससे इनकार करते हैं और उनको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं। सो दे आर स्टेटलेस पीपल, दे हैव नो पासपोर्ट्स, नो आइडेंटिफिकेशन, और उनको सिटीज़ में रहने से मना करते हैं। दे हैव टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, गार्बेज डंप के आसपास। बहुत बहुत भयानक स्टोरीज है, बहुत सैड स्टोरीज है। थोड़ा रेसिज्म है, मतलब ये बहुत ज़्यादा रेसिज्म है। यस, डेफिनेटली। अभी नाज़ी जर्मनी में एक बॉक्सर था, उसका नाम था योहान थ्रोलमान। ये रोमानी था। अच्छा। वो जर्मन बॉक्सिंग चैंपियन बन गया, लेकिन इन लोग को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका स्किन ब्राउन है, तो उसको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया और उसको मार दिया वहाँ पे। ऐसे हज़ारों लाखों स्टोरीज है। शिट। और जो हॉलोकॉस्ट हुआ था सेकंड वर्ल्ड वॉर के नाम पे, जैसे आपने बोला मुझे अभी, उसमें बहुत सिग्निफिकेंट कंपोनेंट रोमानीज का भी था। और ये इसकी बात नहीं की जाती, इसकी बात नहीं की सिर्फ जाती। बोला जाता है कि जूस की प्रोसिक्यूशन हुई थी, बट एक्चुअली रोमानीज की भी हुई थी। रोमानीज की भी बहुत ज़्यादा हुई थी। अभी जितने जूस मरे, कुछ 6 मिलियन के आसपास, एटलीस्ट 1 मिलियन रोमानी तो मरे ही होंगे। तो बहुत बड़ा रोमानी कंपोनेंट है, लेकिन इसकी बात कहीं होती नहीं है, इसका कहीं मेमोरियल भी नहीं होता है। रेसिज्म और कुछ नहीं है। एटलीस्ट ये जानकर खुशी हुई कि आंड्रिया पिर्लो के वेन्स में अपने आदमी है वो। हाँ, अपना ही है। मेरा खून और आंड्रिया पिर्लो का खून एक ही है। चार्ली चैपलिन। ये कौन था? माइकल जर्मनी का कौन केन, था? वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। सॉरी, मैं भूल गया उसका नाम, फुटबॉल का नाम। माइकल बैलक। माइकल बैलक। हाउ डिड यू नो दैट? कुछ आई डोंट नो सर, Dark इंट्यूशन skin. है शायद। There you go. माइकल बैलक इज रोमानी। रोमानी है? बिल्कुल। वाओ, बहुत है ऐसे, ये बहुत लेजेंडरी फुटबॉलर। लेजेंडरी फुटबॉलर। यस यस, माइकल बैलक इज रोमानी। आई जस्ट होप कि क्रिस्टियानो। ओह शिट यार, ये सिर्फ 1000 साल पुरानी हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। दिस इज ऑसम एंड इक्वली पेनफुल। रोनाल्डो भी रोमानी हो। अरे बहुत पॉसिबल है। लुक एट हिम, ही लुक्स लाइक एन इंडियन ना। हाँ, वो थोड़ा इंडियननेस है पोर्टुगीज में। ये टेनिस प्लेयर कौन सा है, लेफ्टी? टेनिस आई डोंट फॉलो टेनिस। नदाल। हाँ, ही आल्सो लुक्स इंडियन। नहीं, बट जनरली स्पेनिश लोग थोड़े ऐसे दिखते हैं। हाँ, स्पेनिश लोग का जनरली स्किन कलर थोड़ा डार्कर है, लेकिन कुछ लोग दिखता है, अपने को मालूम पड़ता है कि इनमें कुछ तो है। डेफिनेट। ये क्रेजी था मेरे को कि आंड्रिया पिर्लो, आपने एरिक कैंटोना का नाम लिया। एरिक कैंटोना, लेजेंड, क्रेजी, एब्सोल्यूट लेजेंड। सर अभी 5वीं स्टोरी के बारे में बता दो। ओके, ठीक है। हम रोम के बारे में सुनते हैं कि बहुत महान एम्पायर था, बहुत सारा लैंड इन्होंने कॉन्कर किया, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में, इंडिया के टेक्स्ट बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में कोई बोलता नहीं। चोला डायनेस्टी 1500 साल पावर में थी। दुनिया में कौन सी डायनेस्टी इतने 1000 साल पावर में रही है? 300 BC के आसपास से 1200 AD तक ये लोग पावर में थे। और जब सोने की चिड़िया की बातें होती है, चोला डायनेस्टी की बातें होती है। बिल्कुल। अपने सिविलाइजेशन की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा महान डायनेस्टीज है ये। तमिलनाडु के आसपास की डायनेस्टी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये इनके महान किंग्स थे। अब इस डायनेस्टी में खास बात क्या है? उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया। श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तक। फिलीपींस में भी आज संस्कृत में टेक्स्ट मिलते हैं। और जैसे बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। हाँ, बाली पर अगर आप कभी बाली जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। बिल्कुल, बाली अभी भी हिंदू है। हाँ, शायद चोला डायनेस्टी वहाँ लेके 100%। जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, ये चोला डायनेस्टी ने किया। अभी वियतनाम में एक सब्सिडियरी डायनेस्टी थी, चंपा डायनेस्टी, द चाम पीपल। तो ये भी कुछ 1000 साल तक पावर में थे। दिस वाज अ हिंदू एम्पायर। ये चोलाज के वासाल्स थे। सो दे वर ट्रिब्यूटरीज टू द चोलाज। हर साल चोलाज को ट्रिब्यूट देते थे और उनका ओरिजिन चोला प्रिंसेस में ही था। सो कुछ चोला प्रिंस वहाँ पे गए, उस टेरिटरी को कैप्चर किया और फिर वहाँ पे वो राजा बन गए और दे मैरिड विद द लोकल पीपल एंड धीरे धीरे ये वियतनामीज डायनेस्टी ही बन गई। तो ये जो चंपा डायनेस्टी थी वियतनाम की, वो एक मैरीटाइम डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक द चोलाज। और जिसको आज साउथ चाइना सी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम था चंपा सी। मतलब जब मैरीटाइम शब्द यूज करो, मतलब नेवी, उनकी नेवी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग नेवी थी। तो चाइना का नाम भी चंपा से ही बना है क्या? जस्ट किडिंग, बट साउथ चाइना सी का नाम चंपा सी था। और ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है आज, वो उनका इलाका था उस टाइम पे। सो इसका ओरिजिनल नाम है चंपा सी, नॉट साउथ चाइना सी।
वाओ। ये बात है। चाइना आजकल वहाँ पे ह्यूमन वेस्टेज डंप कर रहा है, पता है आप, साउथ चाइना सी में। चोला डायनेस्टी ने पूरे रीजन में हिंदुइज्म स्प्रेड किया और संस्कृत स्प्रेड किया। आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, राइट, लेकिन वहाँ आज भी हिंदू नाम है। फॉर एग्जांपल उनकी प्रेसिडेंट थी मेघावती सुकर्णपुत्री। ये कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, संस्कृत नाम है। उसके पिताजी का नाम था सुकर्णो, ये भी संस्कृत नाम है। थाईलैंड में जो रिसेंटली जो राजा की मृत्यु हुई, उनका नाम था भूमिबल अतुल्य तेज। अच्छा, ओके, ये चक्री डायनेस्टी है चाइना थाईलैंड की। तो हर जगह इंडिया में हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। अभी एक बहुत महान रिवर है मेकोंग रिवर, आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में से निकलती है। मेकोंग रिवर का नाम का ओरिजिन क्या है? मी गोंग्या मीन्स माँ गंगा, उसमें से धीरे धीरे मेकोंग नाम बन गया। तो ये बात है, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। चाइना भी पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस में था वंस अपॉन अ टाइम, अंटिल रिसेंटली, अंटिल द कम्युनिस्ट टुक ओवर। जापान में आप देखोगे हर जगह इंडियन इन्फ्लुएंस है। जापान में एक देवी की पूजा होती है बेंजाइतन, ये सरस्वती है। अच्छा, जापान में गणेश की पूजा होती है। ओके, कैनन कंपनी है। कैनन नाम क्या है? कान्नौन, जो अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। ओके, ये एक देवी है वहाँ की, बट इसका इन सब चीज़ों का ओरिजिन इंडियन है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत था पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में। अगर हम जानेंगे तो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको क्यों लगता है कि जो हिस्ट्री हम आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में समझता हूँ कि आपको थोड़ा वो पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है, अपनी रीसेंट हिस्ट्री के बारे में पता चल जाता है, बट जो मिडीवल हिस्ट्री हुई थी यहाँ, मतलब ये जैसे वो कौन सी मूवी आई थी अभी रणवीर सिंह दीपिका की, अल्लाह खिलजी। हाँ, जितनी भी खिलजी डायनेस्टीज, टर्किक डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन हिस्ट्री का एक अच्छा हिस्सा है, बट बाकी का क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या आपको ये लगता है कि इन अ वे ये कुछ सोशल मैनिपुलेशन है? सोशल इंजीनियरिंग है। सोशल Oh इंजीनियरिंग shit. ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया। ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली डिसाइड किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया का हिस्ट्री लिखा। अभी ब्रिटिश यहाँ पे हमारा उद्धार करने तो आए नहीं थे। उन्होंने 200 साल में इंडिया से $45 ट्रिलियन से ज़्यादा चूज निकाला, और इंडिया का पूरा जीडीपी का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ। तो इनका एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया का बहुत पुराना, बहुत महान एजुकेशन सिस्टम था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, और इन्होंने अपना मैकॉलेयन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, और उसमें इंडिया की ये फिक्टिशियस, फेक और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई, ताकि हमें अपने बारे में बहुत शर्म हो कि हम कुछ थे ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर वालों ने रूल किया है, ऑल दैट। अब ये निकल गए यहाँ से, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम हो गया। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने यहाँ पे रखा इन पावर, उन्होंने वही पॉलिसीज कंटिन्यू की, और सिस्टम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। आज भी ब्रिटिश लॉज है इंडिया में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश ने बनाए वो आज है इंडिया में, टेक्स्ट बुक्स भी आज है वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है। सो एसेंशियली हम आज भी कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमारे मास्टर्स हमारे ही लोग हैं, कुछ बदला नहीं है। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको अपना हिस्ट्री पता नहीं है तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बदल जाएगा, और आपको अपने आप को एक अलग तरीके से देखेंगे। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या बोले आप, सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, यस, सोशल इंजीनियरिंग, और कुछ नहीं है। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर? पूरी दुनिया शुरू हो गया है, शुरू हो गया। अभी देखिए, कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गए, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा, और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता है। तो धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम की जो पेपर डिग्रीज है, इसका वैल्यू 0 होने वाला है,
और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगहों पे। सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने वाला है और ये एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोलीट हो गया ऑलरेडी। आई फील कि ये जो 2-3 जनरेशंस हमारे जनरेशन पहले आए थे उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, उनको yes। झेलना पड़ा ये सब कि नहीं इंडिया अच्छा देश नहीं है, इंडिया बेकार है ये वो। पर जो अभी की जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप, इन द एज ऑफ फ्री इन्फॉर्मेशन दबा नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी। या बेसिकली ना ये इतने टाइम से जो है, अंग्रेज़ों के टाइम से और अंग्रेज़ों के बाद जब इंडिपेंडेंस मिली तो भी हमारी गवर्नमेंट जितनी भी आई, उन लोगों ने बस हिंदुस्तानियों के अंदर एक इनसिक्योरिटी भर के रखा है, एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने को फोस्टर किया है, उसको फीड करते रहे हैं ये लोग। वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो, बिल्कुल, उनसे वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो। बिल्कुल, एग्जैक्टली। भाई टू मच हो रहा है यार, मतलब ओवरडोज हो रहा है इस टाइम पे। हैवी है बहुत ज़्यादा ये। और YouTube से शायद ये रिवर्स हो जाएगा, शायद पॉडकास्ट से, क्या पता। आई होप सो। सर कुछ तो हो ही रहा है ना। आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं छठा पॉइंट आपसे पूछने वाला था, बट अगर आप एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे छठे पॉइंट के लिए तो वो अच्छा रहेगा। आई फील एज अ नाइस कंटिन्यूएशन टू 5। बिल्कुल। तो एजुकेशन एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। इंडिया में एक समय पे दर्जनों यूनिवर्सिटीज थी, लार्ज मेगा यूनिवर्सिटीज, ओके, विद ऑर्गेनाइज एजुकेशन सिस्टम इंडिया में शुरू हुआ और आज की डेट में इंडिया के ही बच्चे जो है एजुकेशन से वंचित है। मैं ये एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि यार आप और मैं दोनों ही इलिटरेट हैं बेसिकली देखा जाए तो, बिकॉज नाउ यूट्यूब के आने से हमें ये चीज़ें पता चल पा रही हैं, क्योंकि इस किस्म के नॉलेजेबल लोग जो हैं वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आके वीडियो बना के डाल रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं। अदरवाइज़ सच्चाई अगर बोला जाए तो क्या इनसे पहले इस किस्म की मानसिकता के या फिर इस किस्म के जानकार लोग नहीं थे? क्या थे? ठीक है, जब जागे तभी सवेरा, है ना। सो लेट्स गो अहेड। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल, इन द 19th सेंचुरी आई थिंक, ओके। तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तो धर्मपाल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेटेड था। सो टेम्पल्स सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थे, ये स्कूल्स भी थे। हर विलेज में टेम्पल होता था और टेम्पल में स्कूल होता था, ओके। तो वहाँ पे बच्चों को संस्कृत सिखाते थे, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, हर गुरुकुल सिस्टम था बेसिकली। और स्टैटिस्टिकली धर्मपाल ने क्या दिखाया कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था। वाह। लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, क्या बात है। जाति वाति का कुछ बात नहीं था, ओके। सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली इसका बैकबोन टेम्पल्स थे, छोटे छोटे गांव में टेम्पल्स थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहाँ पे आप जाके बसो मत। इसका रूट ये है क्योंकि टेम्पल वेयर नॉट जस्ट प्रेयर सेंटर्स, एजुकेशन सेंटर्स थे। अब कुछ जगह पे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, वहाँ पे एडवांस एजुकेशन मिलता था। फिर विहार होते थे, वहाँ पे और एडवांस एजुकेशन मिलता था। और सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी महान यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, नालंदा, तेल्हारा, शारदा पीठ, विक्रमशिला, उदंतपुरी, द लिस्ट गोज ऑन। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कभी मिलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है ये पूरा स्टेट फंडेड था। अभी आज हमें एडमिशन कहीं पे चाहिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हर साल। उस टाइम पे एक पैसा किसी से लेते नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्री था। जो लोकल राजा था वो इसको फंड करता था, वो टीचर को फंड करता था, एजुकेशन सिस्टम को फंड करता था, टेम्पल को या यूनिवर्सिटी को। और जो स्टूडेंट्स आते थे उनके लिए वहाँ पे रहने को क्वार्टर्स मिलते थे, सब कुछ था वहाँ पे। और फॉरेन से भी लोग आते थे, जैसे कि चाइना से फाहियन आया, शुआनजांग आया, ये लोग इंडिया में आए। शुआनजांग नाम का जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो
नालंदा में कुछ साल रहा, वहाँ पे उसने संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो किसी के लिए बैरियर नहीं था, आप कहीं से भी आओ, किसी भी देश से आओ, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उतना तो आपको वहाँ पे विद्या मिलेगी। ये बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम था, उसका पूरा नेटवर्क था टेम्पल्स का, विहार्स का और यूनिवर्सिटीज़ का। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है, एटलीस्ट 2600 ईयर्स पुराना है, मे बी इवन ओल्डर। तो जब अलेक्जेंडर का सपोजिटली इन्वेजन हुआ था इंडिया में, तो तक्षशिला वहीं पर था, राइट। तो इतना एक्सटेंसिव, इतना महान एजुकेशन सिस्टम था ये, दुनिया का हर किस्म का नॉलेज मिलता था यहाँ पे। जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, सबको मार डाला उसने, सबके सर काट दिए और उस वहाँ की लाइब्रेरी जला दी। उस लाइब्रेरी को जलने में महीने लगे। तो आप सोचिए कितने मिलियंस ऑफ बुक्स हो गए वहाँ पे। तो इंडिया में क्या बोलते हैं कि हम इंडियन लोग अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं हैं। कौन बोलता है हिस्ट्री लिखते नहीं है? सब हिस्ट्री जला दी गई। सही है। वरना हमारे हज़ारों साल के रिकॉर्ड मिलते थे आज हमें, अगर ये सब जलाया नहीं गया होता तो क्या हुआ कि ये सब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। हमारा सब रिटर्न रिकॉर्ड्स चला गया, सब ओनली वर्ड टू माउथ बाकी रहा। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कहा कि आपका वर्ड टू माउथ हिस्ट्री है ना, वर्ड ऑफ माउथ हिस्ट्री, ये सब मिथ्स है, क्योंकि तुम्हारे पास रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री बिकेम मिथ इन इंडिया। ये रूट कॉज है इस चीज़ का। अपने थोड़ा ज़्यादा हैवी था ये। इसको भी बोला, भाई को भी लगा, दुख होता है ये सुन के बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो किताबें जलाई गई और महीनों तक जली वो लाइब्रेरी। मतलब शायद उसमें ये जो हम विमानों की बातें करते हैं, सब रहस्य उसमें जल गए सारे के सारे। इस पूरे सेक्शन में छठे पॉइंट में आपने चाइना की बात करी कि चाइना से भी लोग यहाँ आते थे हाँ। और यहाँ से नॉलेज लेकर वापस चाइना चले जाते थे। हाँ। कल्लरी पाइटू नाम का एक मार्शल आर्ट है। मैं हाँ। मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब मैंने बचपन में जूडो किया हुआ है, टाइक्वांडो किया हुआ है, Okay. थोड़ा कल्लरी पाइटू भी सीखा है। ओके। तो लोग कहते हैं कि मार्शल आर्ट्स का भी ओरिजिन इंडिया में ही हुआ है। हाँ, तो ये क्या स्टोरी है सर? ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो जब इंडिया का ट्रांजिशन हुआ हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में, तब चाइना में ये डिस्कवरी हुआ कि इंडिया का इतना महान फिलोसफीज है, इतना सारा नॉलेज है। तो चाइनीज़ किंग्स जो थे वो इंडियन स्कॉलर्स को इनवाइट करते थे कि आप प्लीज़ चाइना आइए, आपके संस्कृत बुक्स लाइए आपके साथ और उनका ट्रांसलेशन प्लीज़ चाइनीज़ में कीजिए, ताकि हमारे लोगों को भी ये सब विद्या मिले। तो बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स वहाँ गए। कुमार जीव था, धर्मपाल था, बुद्धभद्र था, एट्सेट्रा। तो एक चाइना में एक जगह है जहाँ पे एक किंग ने एक इंडियन गुरु को बुलाया। उनका नाम था बुद्धभद्र। उनके लिए उन्होंने अलग से एक टेम्पल बनाया कि आप ये टेम्पल में, मोनास्ट्री में रहिए और आप ट्रांसलेशन कीजिए। तो बुद्धभद्र उधर रहे और कुछ साल उन्होंने ट्रांसलेशन किया, फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो उनका रिप्लेसमेंट भी आया इंडिया से, जिसका नाम था बुद्धिधर्मा। तो ये साउथ इंडिया से ये गुरु आया था जिनका नाम था बुद्धिधर्मा। अब जब ये उस जगह पहुंचा हेनान प्रोविंस में, उस टेम्पल में, तो क्या मिला उसे कि ये टेम्पल एक फॉरेस्टेड एरिया में था और ये फॉरेस्टेड एरिया में बहुत सारे चोर थे, गुंडे थे। वो इस टेम्पल को बार बार अटैक करते थे और जो भी राजा उधर प्रोविजंस भेजता था उसको चोरी कर लेते थे और मंक्स को मारते थे। तो बुद्धिधर्मा ने क्या किया कि भाई पहले आप ये सब ट्रांसलेशन बाद में करेंगे, पहले तुम थोड़े तगड़े हो जाओ। तो उसने एक योगा बेस्ड मार्शल आर्ट सिखाया इन सब मंक्स को, ओके, और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग किया। और बुद्धिधर्म जब मर गए तो उसके बाद अलग अलग और भी गुरु आए, चाइनीज़ गुरु। उन्होंने इस मार्शल आर्ट को कंटिन्यू किया और उसको और इवॉल्व किया। उसको आज बोलते हैं कुंग फू। और ये जो टेम्पल है ये शाओलिन टेम्पल है, जो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना है। उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फॉर बुद्धभद्र एज अ ट्रांसलेशन प्लेस, लेकिन आज ये मार्शल आर्ट्स का बहुत महान टेम्पल है। अब ये शाओलिन जो कुंग फू है उसने पूरे एशिया को इन्फ्लुएंस किया है। फॉर एग्जांपल कराते जापानीज जो मार्शल आर्ट है उसका एक स्कूल है शोरिन यू कराते, शोरिन रयू। ये शाओलिन स्टाइल कराते हैं। तो शाओलिन का इन्फ्लुएंस जापान में भी गया, शाओलिन का इन्फ्लुएंस ताइक्वांडो में गया, कोरिया में, और अलग अलग जगह पे। तो ये स्टोरी है कि हाउ इंडियन मार्शल आर्ट्स गेव राइज टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ एशियन मार्शल आर्ट्स। अभी ये जो बुद्धिधर्म नाम का जो ये गुरु था, जिन्होंने, ही इज़ द फादर ऑफ कुंग फू, वो एक्चुअली एक ध्यान मेडिटेशन का प्रैक्टिशनर थे, ओके। तो ध्यान मेडिटेशन को चाइनीज़ में क्या बोलते थे? चान, क्योंकि वो ध्यान बोल नहीं सकते थे तो उन्होंने उसको चान बोला। अब ये चान मेडिटेशन का प्रैक्टिस चाइना से जापान गया
और चान का उधर zen बन गया। प्रोनाउंसिएशन हुआ जेन। आई नो, क्योंकि तो zen जापानीज बुद्धिज्म में zen कहते हैं वो चान, meditation और को। चान वो ध्यान है। तो ये सब इंडिया से आया है। अभी जेन तो बहुत बड़ी चीज़ है आज ग्लोबली, उसका ओरिजिन इंडिया है, इंडियन है। इट इज़ ध्यान रूट मेडिटेशन। इंडियन है बेसिकली। तो ये बहुत बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं, बहुत सारे थ्रेड्स है इसके, और सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड द रूट, द ओरिजिन इज इंडिया। वाह, मतलब जो आप कह रहे हो, आई फील कि पूरा अगर आप एशियन कंट्रीज को स्कैन करोगे, सभी का इंडिया के साथ रिलेशनशिप अच्छा हुआ करता था, आई फील। बिल्कुल, हाँ। पहले तो ये रिलेशनशिप्स बदलने कब लगे? मतलब व्हेन डिड चाइना एंड इंडिया बिकम एनिमीज? रिसेंटली? पहले मतलब एक्चुअली वो हिंदी चीनी भाई भाई हुआ करता था। एक्चुअली हुआ करते थे उस टाइम पे, बहुत बहुत सालों तक। चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप बिगड़ा कभी आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्या हुआ कि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्होंने इंडिया का नॉर्दर्न बॉर्डर डिमार्केट किया ही नहीं। उस टाइम पे ये इंडिया तिब्बत बॉर्डर था, लेकिन 1955 में चाइना ने तिब्बत को इन्वेड किया, कॉन्कर किया, तो ये चाइना बन गया अभी। और उस टाइम पे भी नेहरू जी ने इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर डिमार्केट नहीं किया, और ये चाइनीज़ आ गए, इन्होंने एक्साई चेन में बहुत बड़ा रोड बना लिया। और 3 साल तक नेहरू जी को पता भी नहीं चला। बाद में मालूम पड़ा तो बोला कि भाई आप वापस जाओ, और फिर कन्फ्रंटेशन हो गया। फिर 62 का वॉर हो गया, जिसमें इंडिया ने एयरफोर्स यूज़ नहीं किया। एयरफोर्स था लेकिन यूज़ नहीं किया, तो वो वॉर भी हार गए। फिर बाद में धीरे धीरे लंबा चला। अभी ये लोग, उनको अरुणाचल प्रदेश भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, इवेंचुअली सब कुछ चाहिए उनको, चाइना को। कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ही एक्सपांशनिस्ट और अग्रेसिव पॉलिटिकल एंटिटी है। चाइना हिस्टोरिकली ऐसा नहीं था, ओके। बट आफ्टर द कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, तब से इंडिया का रिलेशन बिगड़ गया विद चाइना। उसके पहले इंडिया और चाइना के बीच में कभी भी कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ था। ये पूरा हिस्ट्री आप 3000 साल का देख लीजिए, एक बार भी नहीं होता कन्फ्रंटेशन। ये बहुत नया फिनोमिनन है। सर आप इतनी सारी चीज़ें कैसे जानते हो? इसके ही पहले हमने एस्ट्रोफिजिक्स का पॉडकास्ट किया था। तो इतनी सारी चीज़ों का नॉलेज कहाँ से आया? पढ़ाई करने से। अब मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है। बहुत ज़्यादा रीड करते हो? बहुत किया मैंने रीडिंग। तो सर ये होगा हमारा 7वां पॉइंट। अभी 8वें पॉइंट के बारे में बताओ। चलो ओके, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सुभाष चंद्र बोस, और जो उनके डेथ से अटैच जो कंस्पिरेसी थियरी है। आई एम श्योर आप इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं। हाँ, सो ऑफिशियली क्या कहा गया है? 5वें पॉइंट के बाद लिखना ही भूल गया सब कुछ। अभी 8वें पॉइंट पे 6, 7, 8 आई वाज जस्ट लाइक ऑ स्ट्रक विद द नॉलेज ऑफ सर अभिजीत छावड़ा सर। है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ था फॉर्मोसा में, जिसको आज ताइवान कहते हैं। कंट्रोवर्शियल है। और उनके बॉडी को जापान लेके गए, वहाँ पे उनका क्रिमेशन हुआ, और आई थिंक रिंकोजी टेम्पल में उनके एशेज हैं, ऐसा कहा जाता है। कौन से? लेकिन आई विटनेसेस कोई नहीं है कुछ अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 जो बोलते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ। ताइवान का आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे, प्लेन क्रैश का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक तो ये भी है ना कि कोई बाबा भी थे जो बहुत रिजेंबल करते थे सुभाष चंद्र बोस जी से। बहुत सारी कहानियां हैं ना उनकी मृत्यु के पीछे। एग्जैक्टली क्या हुआ था किसी को नहीं पता। और इंडिया में एक गुमनामी बाबा थे, गुमनामी बाबा, जिनका हैंडराइटिंग एग्जैक्टली मैच होता है सुभाष चंद्र बोस से। उनका चेहरा भी पूरा मैच होता है। सो क्लियरली ये कंस्पिरेसी है उनका, आफ्टर 1947 का हिस्ट्री को सप्रेस करने का। बेसिकली सुभाष चंद्र बोस बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी थे, बहुत पावरफुल पर्सनालिटी थे। अगर उनको चांस मिलता तो इंडिया को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते थे वो। लेकिन ब्रिटिश उनको हेट करते थे क्योंकि ही फॉट द ब्रिटिश मिलिटरीली, राइट। उन्होंने सत्याग्रह नहीं किया, अहिंसा नहीं किया, उन्होंने हिंसा की। तो इसके लिए ब्रिटिश लोग ने उनको मार्जिनलाइज कर दिया। अब ब्रिटिश चले गए, उन्होंने नेहरू जी को बैठा दिया, और नेहरू जी का उतना ही हेटेड था फॉर सुभाष चंद्र बोस। तो ये बात है। अभी एग्जैक्टली क्या हुआ, कहाँ गए सुभाष चंद्र बोस, ये हमें पता नहीं है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स अभी भी क्लासिफाइड है, अवेलेबल नहीं है टू द पब्लिक। ऐसा कहा जाता है कि उनको रशिया में इम्प्रिजन किया था, साइबेरिया में कहीं पे, स्टालिन के टाइम पे। ये भी एक कहानी है। अभी क्या एग्जैक्ट आई शेयर बर्थ डेट विद सुभाष चंद्र बोस हुआ है तो किसी दिन तो होपफुली मालूम पड़ेगा, जब इंडियन गवर्नमेंट और अलग अलग गवर्नमेंट इन चीज़ों को डिक्लासिफाई करेंगी रिकॉर्ड्स को। लेकिन एक बात क्लियर है, ही डिड नॉट डाई इन ताइवान। मोस्ट लाइकली 99.9% गुमनामी बाबा वाज सुभाष चंद्र बोस, एंड ही डाइड इन नॉर्दर्न इंडिया।
आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस, मच आफ्टर इंडिपेंडेंस, शायद 60s या 70s में। हाँ मोस्ट लाइकली, यस। तो ये एक बोनस नॉन एंशिएंट इंडिया पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 8। सर अभी हम नेहरू की बातें कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस की बातें कर रहे हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स थे। ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को टेक ओवर कर लिया था, हाँ। इसलिए फ्रीडम फाइटर्स की ज़रूरत लगी हमें। ब्रिटिशर्स से पहले इन्वेडर्स ने टेक ओवर किया था बहुत ही ज़्यादा टाइम के लिए, 1000 सालों के लिए, अप्रोक्सीमेटली 1000 साल के आसपास, 1000 सालों के लिए। मतलब वी वर्न्ट एन इंडिपेंडेंट कंट्री टेक्निकली। अप्रोक्सीमेटली 1000 AD के आसपास से इंडिया वाज अंडर इन्वेडर्स। तो 1000 AD के टाइम पे हुआ क्या था, आपको क्या लगता है? बिकॉज इन्वेडर्स को जीतने के लिए भी कोई कोई चीज़ें करनी पड़ी होगी, या समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग। यस, तो हमारा 9th पॉइंट ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हम सोने की चिड़िया से ये कैसे बन गए? एसेंशियली क्या हुआ कि हमारा पॉलिटिकल यूनिटी फ्रैगमेंट हो गया। अभी हिस्ट्री एक साइक्लिक चीज़ है। इंडिया में कभी कभी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स हुए, जैसे मौर्यन एम्पायर जिन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया। कुषाण एम्पायर हुआ कनिष्क के अंडर, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड किया। और कुछ ऐसे टाइम आए हैं जब इंडिया वाज फ्रैगमेंटेड इनटू स्मॉल स्टेट्स। महाजनपद थे 16, दैट वाज वन पीरियड। तो जब ये टर्किक इन्वेजन शुरू हुए उस टाइम पे इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था। अलग अलग किंगडम्स थे। ओके, कुछ 10-15 किंगडम्स हो गए। टर्किक इन्वेजन मतलब वो गाजी और गजनी और वो सब। यस, जो हम जिसको इस्लामिक इन्वेजन्स बोलते हैं, दे एक्चुअली वर टर्किक इन्वेजन्स। जिसको हम मुगल बोलते हैं वो भी तुर्क थे एक्चुअली। अच्छा, इंडियंस उनको मुगल बोलते हैं फॉर सम रीजन। Why? मंगोल नहीं थे, ये तुर्क थे। टर्किश थे सब। टर्किक, टर्किक, हाँ। टर्किक क्या होता है मतलब? तो ये ये जो बाबर अकबर टर्क्स है ये मुगल ओरिजिनली नहीं थे? सेंट्रल एशियन ट्राइब है। ओके। अच्छा। एक एथनिसिटी है। उन्होंने इवेंचुअली टर्की को इन्वेट किया ओ, और उस जगह को आज टर्की बोलते हैं बिकॉज दे वर ऑफ टर्किक Okay. एथनिसिटी। ओके, तो ये जो बाबर था वो तुर्क था। उसकी भाषा मंगोल नहीं थी, मुगल नहीं थी, उसकी भाषा तुर्किक थी। उसकी भाषा शायद चगाताई लैंग्वेज थी, विच इज अ टर्किक लैंग्वेज। मतलब ये दिखते कैसे थे? एशियन दिखते थे? सेंट्रल एशियंस, जैसे आज के ज़माने में कौन सी? मोर लाइक चाइनीज, ओके मोर लाइक चाइनीज। ओके। तो ये सब टर्किक इन्वेजन्स थे। ओके, ये लोग अरब नहीं थे, ये टर्क्स थे। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 AD के आसपास इंडिया को इन्वेट करना शुरू किया इन फुल फोर्स। उसके पहले भी 300 साल के आसपास बहुत ट्राई किया, कुछ हुआ नहीं। लेकिन इवेंचुअली इंडिया का पॉलिटिकल यूनिटी नहीं था, इसके लिए अलग अलग किंगडम्स कोऑपरेट नहीं करते थे। शायद ईगो की वजह से। ईगो का भी पॉसिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है कि कुछ राजाओं को नेशनल इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं था। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत महान राजा है, बहुत शूरवीर है, पृथ्वीराज चौहान। ऑफ कोर्स। अभी उन्होंने ये जो कौन था, गजनवी था, घोरी था, one of these two, मोहम्मद गौरी। उसको डिफीट किया बैटल ऑफ तराइन में, उसको जाने दिया। अब ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को तो मालूम नहीं था कि ये लोग क्या करते हैं जब ये जीतते हैं, उसको मालूम था, फिर भी उसने जाने दिया उसको, क्योंकि इसने रिक्वेस्ट किया प्लीज़ मुझे छोड़ दो। अगली बार बैटल हुई, पृथ्वीराज चौहान मर गया। एक्चुअली वो कैप्चर हो गया, उसको अफगानिस्तान लेके गए। और एक्चुअली एक बार नहीं जाने दिया, 17 बार जाने दिया, है ना। ये माफ़ करने की आदत ना हिंदुस्तानियों को छोड़नी पड़ेगी भाई साहब। ये बर्बादी का रीज़न ही यही है कि हम लोग जो है एग्रेशन जो है हम अपना भूल चुके हैं। वहाँ पे उसकी बहुत बुरी तरह से हत्या की। और पृथ्वीराज चौहान की जो किंगडम है उसकी क्या हालत हुई तो वो तो मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा। बहुत बुरी हालत हुई, औरतों की, बच्चों की, एट्सेट्रा। सो पृथ्वीराज चौहान को ये बिल्कुल मालूम था कि अगर ये लोग जीत गए तो मेरे लोगों की क्या हालत करेंगे। फिर भी उसने उसको जाने दिया। सो क्लियरली उसका जो कंसेप्ट था नेशनल इंटरेस्ट का वो गलत था, क्योंकि चाणक्य ने क्या कहा है कि द हाईएस्ट मॉरलिटी फॉर अ किंग इज दैट हिज किंगडम शुड प्रॉस्पर, राइट। Yes. ये बात है। अभी अगर आप एनिमी को जाने देते हो तो आपका किंगडम प्रॉस्पर कैसे होगा? सो ये नेशनल इंटरेस्ट का फंडामेंटल उल्लंघन है, वायोलेशन है, कि आप इतने बुरे एनिमी को छोड़ दे रहे हो, उसको जाने दे रहे हो विथ हिज आर्मी। सो ये सब चीज़ें थी इंडिया में कि जो थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे वो कुछ मेस्ड अप था, और पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। लीडरशिप का भी प्रॉब्लम था। अगर आप जाने दोगे एनिमी को तो लीडरशिप का ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स एक्यूमुलेट हो गए एक टाइम पे, और इसके लिए इंडिया का डिफेंस ब्रीच हो गया। और एक बार ये लोग अंदर आ गए तो पूरा धीरे धीरे इन्होंने टेक ओवर किया इंडिया को। तो ये स्टोरी है। This is intense. सो अगर आप Yes, intense. पिछले 1000 साल का एक सिंगल लेसन
चाहते हो तो उसको मैं इंग्लिश में बोलूँगा, व्हेन यू मीट अ swordsman, draw your sword. Do not recite poetry to someone who is not a poet. हम सब के लिए है ये। ये मेन है कि आपको कोई एनिमी मिलता है जो आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, उसके साथ आप सिविलाइज बिहेवियर नहीं कर सकते, आप उसके साथ अहिंसा नहीं कर सकते. यू हैव टू किल हिम, डिस्ट्रॉय हिम. दैट्स इट, वेरी सिंपल. लोगों को उनकी भाषा में उनसे बात करो. एग्जैक्टली, उनकी भाषा में ही उनसे बात करो. आई थिंक ये पूरे पॉडकास्ट का फाइनल पॉइंट है सर. आप चूज कर लो जो भी आपको कहना है एंशिएंट इंडिया के बारे में, अगर एक बड़ी टीचिंग है एंशिएंट इंडिया से. बात सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हमारी जो सिविलाइजेशन है वो दुनिया के सबसे पुराना सिविलाइजेशन है, सबसे पुराना कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन. दुनिया में और कोई भी एथनिक ग्रुप नहीं है या कल्चरल ग्रुप नहीं है जो कम से कम 10,000 साल से अनचेंज्ड चले आ रहा है. और हमारे पिछले 1,000 साल में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इन्वेजन्स हुए, हम 1,000 साल से फॉरेन ऑक्यूपेशन में है, फिर भी हमारा कल्चर जीवित रहा है. हमारा कंट्री भी एज ए जोग्राफिकल एंटिटी अभी भी इन सम फॉर्म अभी भी है, इंटैक्ट है. सो वी आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन. ये हमें जानना है. हमें आज क्या है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे अंदर वो प्राइड इंस्टिल नहीं करता कि हम एक महान लोग हैं, हम एक महान संस्कृति है, हम एक महान सभ्यता है, लेकिन हम है. और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्ट्री सीखनी चाहिए. क्योंकि अगर आप अपना हिस्ट्री नहीं जानोगे तो आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप सच में क्या हो. इफ़ यू डोंट नो योर हिस्ट्री यू हैव नो फ्यूचर. सो ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हिस्ट्री खुद से रिसर्च करो. टेक्स्ट बुक्स में कुछ नहीं मिलेगा. टेक्स्ट बुक्स में हम पढ़ेंगे तो हमें लगता है कि हमारा हिस्ट्री लीनियर स्टेप बाय स्टेप, लेकिन एक्चुअली हमारा हिस्ट्री बहुत फ्रेगमेंटेड है, बहुत सारे मिसिंग पीसेस है. तो वो मिसिंग पीसेस हमें अपने आप से खुद से आउट ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट रिसर्च करके ढूंढना पड़ेगा. अंटिल टेक्स्ट बुक्स आर रीरिटन, तब तक हमें खुद थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा. लेकिन मेन बात है कि वी आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस, इफ नॉट द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड. यस. अभिजीत सर, थैंक यू. आपने द रणवीर शो हिंदी पर भी एक अपीयरेंस करी है अभी. आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल. व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, क्लिप्स शेयर कीजिए. हिस्ट्री का एक वेव आना चाहिए आई फील इंडिया में, एंड आई होप कि द रणवीर शो और द रणवीर शो हिंदी ये वेव को और ज़्यादा पावर दे. थैंक यू सर. मोस्ट वेलकम. आई एम होपिंग टू क्रिएट अ लॉट मोर विथ यू. ऐसे ही बहुत ज़्यादा एपिसोड्स करेंगे. अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर एपिसोड चाहिए, सर फिजिसिस्ट भी है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में भी जानते हैं, नीचे कमेंट कर दो. सर ने मैंने अभी बात करी है कि शायद हम एवरी मंथ एक शूट करेंगे, देखते हैं. तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड लेट्स क्रिएट सम इनसेन कंटेंट एंड चेंज माइंडसेट सर. शायद अभी जो हिस्ट्री बुक्स लोग पढ़ रहे हैं इतने कुछ खास नहीं है, बट फ्यूचर के हिस्ट्री बुक्स शायद ऑडियो बुक्स होंगे. बिल्कुल Absolutely. क्या पता. Yes. और एक ज़माने में बुक्स को जलाया जा सकता था, ऑडियो फाइल्स को जलाया नहीं जा सकता. तो आई होप दैट वी अक्यूमुलेट अ बिग लाइब्रेरी. बिल्कुल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई, क्या बोलें यार, मतलब ज्ञान का ओवरडोज सा हो गया है आज. यार सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतना खूबसूरत वीडियो सजेस्ट किया. पहले टर्क्स का, जिसको हम मुग़ल समझते आए, मुझे तो यही नहीं पता कि वो मुग़ल थे कि नहीं. तो अब पता चल रहा है कि वो मुग़ल भी नहीं थे, वो तो टर्किश थे, टर्क थे वो बेसिकली. तो गजब है भाई. मैं वीडियो देखते हुए कुछ सोच रहा था, बहुत कुछ सोच रहा था, बहुत कुछ लिखा भी, पर मैं बहुत ही ऑ स्ट्रक हूँ. एक तो अभिजीत सर की जो नॉलेज है, और एक सब्जेक्ट पे बात नहीं हो रही, डाइवर्स सब्जेक्ट पे, आप हिस्ट्री पे बात कर रहे हैं, आप साइंस पे बात कर रहे हैं. अब ये जागरूकता आनी चाहिए, हर व्यक्ति में आनी चाहिए. सबको पता होना चाहिए कि वो कौन है, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है ना. वही जो 1000 साल से ज़्यादा वक्त से जो एक इनसिक्योरिटी भरी हुई है भारतीयों के अंदर. आज़ाद हो गए तो उसके बाद भी जो इस वतन के रहबर बने हुए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया हमारे लिए, इस देश के लिए. अगर आपके कुछ ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें कमेंट बॉक्स में. मैं इस टाइम कुछ भी बोलने के
हालत में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा सर भारी हो गया है एकदम, इतनी सारी चीज़ें जान के समझ के, और मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे। तो बताना यार कैसा लगा आपको ये वीडियो। मुझे पता है जितने लोगों ने रिक्वेस्ट किया था उन्होंने तो देखा ही होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा और मेरे साथ पहली बार देख रहे हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी उतना ही शौक़ लगा होगा जितना मुझे लगा है। इनफैक्ट पिछले कुछ वीडियो में लगता ही आ रहा है शौक़ मुझको, है ना। वो मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो था जिस पे वो तिब्बत और चाइना के ऊपर बात कर रहे थे। एक ये वीडियो आया है जिसने मुझे थोड़ा सा और हिलाया है अंदर से। मतलब पूरी ज़िंदगी जो हमने पढ़ी, गणित की बात नहीं करते, चलो छोड़ो, मैथ्स को हटा देते हैं। मैथ्स के अलावा हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब झूठ है। लिटरेचर आपका झूठ है, हिस्ट्री आपकी झूठ है। तो सच क्या है? सच ये है जो हमसे छुपाया गया है, और अब ये हमारा ही काम है कि हम इसको ढूंढ ढूंढ के पढ़ें, देखें, सुनें, समझें। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।